गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंदर, हमारा जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसके लिए फ्रेंच की जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसकी कंडीशन क्या थी। तो फ्रेंच की जो सोसाइटी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, और जो थर्ड वाला जो स्टेट था 3 स्टेट में डिवाइड थी, और जो थर्ड स्टेट था उससे ही सारे के सारे टैक्सेस लिए जाते थे। जनता के ऊपर है वो टैक्सेस का भार बढ़ा दिया गया था, और उनके जो ब्रेड की जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब जनता जो अपने राजा से काफ़ी परेशान हो गई थी। और उसके बाद में 1789 के अंदर उन्होंने वो जो बेस्टिल का फोर्ट था उसको तो मतलब गिरा दिया था, ढहा दिया था, और वहाँ पे दंगे करने शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद में आगे हम आज पढ़ते हैं द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक है। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्स फॉर रीज़न यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। तो जो हमने लास्ट जो सेक्शन था उसमें पढ़ा था कि लुई जो 16 है उसने टैक्स इंक्रीज़ कर दिए थे, लेकिन टैक्स उसने क्यों बढ़ाए थे इसका भी कारण उसमें बताया गया था। एक तो जो राजा जब लुई 16 जब राजा बना था तो उसका जो खजाना है वो खाली था, ठीक है। उसके बाद में जब कंटिन्यू है वो ब्रिटेन के साथ में युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो उसके लिए फिर आर्मी पे भी काफ़ी जो सेना है उस पर भी काफ़ी सारा खर्च हो रहा था। उसके बाद में अमेरिका जो है उसको भी फ्रीडम में उन्होंने हेल्प की थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो है उनके खर्चे बढ़ गए थे। उसके बाद में उनका जो महल था, तो उनका जो महल था उस पर भी उसका भी मेंटेनेंस का काफ़ी सारा खर्चा आता था। तो मतलब इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रखी थी। इस वजह से जो राजा है उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस इन फ्रांस of the old regime? The monarchs did not have the power to impose tax according to his will alone, ठीक है। जो टैक्सेस जो है वो बढ़ा रहे थे तो पुराने टाइम में वो अकेले नहीं बढ़ा सकते थे इस तरह से। रादर ही हैड कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, तो उनको क्या करना पड़ता था, एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। और उसके अंदर जो है वो एक नया प्रस्ताव रखते थे, प्रपोजल रखते थे कि टैक्स बढ़ाने नहीं बढ़ाने। तो जो पुराने जो फ्रांस था उसके अंदर ये नहीं कर सकते थे। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी। तो स्टेट जनरल के अंदर क्या होता था, पॉलिटिकल, टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो 3 स्टेट थे ना हमने देखे थे, उसके अंदर एक चार्ज वाले थे, एक नोबल स्टेट, और थर्ड जो स्टेट है उसमें भी 3 कैटेगरी बनी थी। तो वो सारे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, और वो सारे लोग जो होते हैं स्टेट जनरल में मतलब काउंसिल के मेंबर होते थे, और फिर वो उसमें डिसीजन लेते थे। However, the monarch alone could decide when a call a meeting of this body. The last time it was done with 1614। तो जो लास्ट इनकी मीटिंग हुई थी वो 1614 के अंदर हुई थी, और उसके बाद में ये मीटिंग हुई भी नहीं, और जो राजा है उसने अपने आप जो है वो मतलब अपने बढ़ा दिए टैक्सेस। ऑन फिफ्थ मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर इन असेंबली। उन्होंने एक असेंबली बुलाई ऑफ स्टेट जनरल की टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। फिर उन्होंने मतलब 1614 के बाद में 1789 को ही उसने मीटिंग बुलाई। ए रेस्प्लिडेंट हॉल इन द वर्साई के जो हॉल था उसके अंदर वाज प्रिपेयर्ड ए होस्ट द डेलीगेट्स, जो भी आए हुए थे अतिथि उनके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, 3 स्टेट होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, ठीक है, सबके इतने थे कि वो वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन द 2 साइड, वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड ए स्टैंड एट ए बैक। तो जो फर्स्ट जो 2 स्टैंड है उनके जो मेंबर थे उनको तो रेस्पेक्टिव तरीके से उनको बिठाया गया, और जो थर्ड वाला जो स्टेट था उनके 600 मेंबर को पीछे खड़ा कर दिया गया। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पियस एंड एजुकेटेड मेंबर। जो थर्ड स्टेट के जो भी मतलब प्रोस्पेरियस और एजुकेटेड जो मेंबर थे, पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, वुमेन वर डेंड एंट्री टू द असेंबली। हाउएवर देयर ग्रेवियंस एंड डिमांड्स विल लिसन इन 40,000 लेटर। मतलब उनको भी आने नहीं दिया गया। तो ये जो रेस्पेक्टिव पर्सन थे ना उनके, उसके बाद में जो 40,000 जो लेटर्स है विच द रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉड विथ देम्स, ये अपने साथ में इतने लेटर लेके आए थे। मतलब जो थर्ड वाले स्टेट थे ना वो उनको बुलाना नहीं चाहते थे।
उनकी बात को नहीं मानना चाहते। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। तो पहले का जो वोटिंग का सिस्टम था कि ईच स्टेट है वो वन वोट करेगा। दिस टाइम टू लुइस 16 was determined to continue the same practice, ये चल रहा था। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए वूल, मतलब पूरी जो असेंबली है ना उन सब के वोट लिए जाएं। वर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, सभी जो मेंबर हैं उनको एक एक वोट का अधिकार दिया जाए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जैसे हमारे होता है ना ईच पर्सन वन वोट, वन पर्सन वन वोट वाली पॉलिसी। फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन बुक्स, रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात कही थी। वैन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, किंग ने जो है वो उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, वो विरोध करने के लिए फिर वो असेंबली से, तो जो स्टेट था उनके साथ वो भेदभाव करते थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक, अब वो अपने आप को स्पोकमैन की तरह, मतलब किसी के वार्ताकार, फॉर ए वूल फ्रेंच नेशन, पूरे फ्रांस की जो प्रतिनिधि के रूप में देख रहे थे। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, एक जो टेनिस कोर्ट था उसके सामने ये लोग इकट्ठे हुए हॉल के अंदर। इन द ग्राउंड ऑफ वेसल, ठीक है, वर्साई के अंदर जो ग्राउंड, ये जो कोर्ट था वहाँ पे ये इकट्ठे हुए 20 जून को। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली, उन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड स्वॉर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो वापस पीछे नहीं हटेंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं किया जा सकता फ्रांस के लिए। दैट वुड लिमिट ऑफ पावर ऑफ द मोनार्च, राजा की जो शक्ति है उसको लिमिट किया जाए, इनकी मांग थी। तो उन्होंने कहा जब तक वो वापस नहीं लेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दे वर लेड बाई मिराबियो, तो इनको लीड कौन कर रहा था? मिराबियो एंड एबेसियस, मतलब ये इनके नेता थे, मिराबियो एंड एबेसियस। मिराबियो वाज बोर्न इन ए नोबल फैमिली, मिराबियो जो है वो नोबल फैमिली में जन्मे थे। नोबल मतलब कुलीन परिवार, उनको रिच फैमिली बोलते हैं। बट वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, तो ये जो थे ना फ्यूडल प्रिविलेज, मतलब जो सभी लोगों को ये अधिकारों की बात करते थे। ही ब्रॉट आउट ए जनरल, एंड उन्होंने एक जनरल मतलब पेपर टाइप में होता है उसको बनाया। एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल, और जो लोगों की भीड़ थी उसके सामने उसको पावरफुल स्पीच दिया, ठीक है, मतलब समाचार पत्र की जैसे जनरल प्रिंट करवाते थे। ये इधर बॉक्स में दे रखा है, इसको भी हम देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट क्वेश्चंस निकलते हैं इसमें से। 1774 लुइस 16 बिकम किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा बना था। फेसिस एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना खाली था। ग्रोइंग डिसकंटेंट विद सोसाइटी ऑफ ओल्ड रिच, ठीक है। 1789 को कन्वेंशंस ऑफ जनरल स्टेट जनरल से उन्होंने कन्वेंशन की। थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बना ली। और बेस्टिल का जो दुर्ग था, किला था, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। पीजेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, किसानों ने जो है वो रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। 1791 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्रेम, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया जाने लगा। तो लिमिट ऑफ पावर, उन्होंने मांग की थी कि जो राजा की लिमिट है उस पावर उसकी लिमिट किया जाए और गारंटी दी जाए बेसिक राइट टू द ह्यूमन बीइंग, जो भी इंसान है उनको जो मूल अधिकार है, बेसिक राइट है, वो मिलने चाहिए। 1792 और 93 फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक, फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बना। द किंग इज़ बिहेडेड, ठीक है, राजा जो है उसको मार दिया गया। ओवरथ्रो द जो जेकोबिन, ओवरथ्रो ऑफ जेकोबिन रिपब्लिक, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, और जो डायरेक्टरी का जो शासन था ना, तानाशाही शासन, उसको हटा दिया गया। नेपोलियन 1804 को नेपोलियन है वो राजा बन गया फ्रांस का, और एनेक्सिस लार्ज ऑफ यूरोप का जो बहुत सारा हिस्सा था उसको जीत लिया।
1815 के अंदर नेपोलियन डिफेंडेड एट वाटरलू। वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो नेपोलियन है उसकी हार हो गई और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये फ्रांस की इम्पोर्टेंट डेट्स थी। ठीक है, तो जो लोग हैं उन्होंने जनरल मतलब स्पीच तैयार किया और फिर जो भीड़ थी उनके सामने वो स्पीच देते थे, और जो पेपर प्रिंट जो पेपर निकालते हैं ना टेम्पलेट्स टाइप में, तो उन्होंने वो भी प्रिंट किए और लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। अबेसियस, ठीक है, तो अबेसियस ओरिजिनली प्रीस्ट थे, पुजारी थे, रोट एन इन्फ्लुएंशियल टेम्पलेट कोल्ड, उन्होंने जो है वो पेम्पलेट बांटे। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। ठीक है, वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सल ड्राफ्टिंग, जो थर्ड स्टेट था उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली है वो वर्सल के अंदर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिजी थी, तो रेस्ट ऑफ फ्रांस सीट विथ टर्मोल टर्मोल एस एवर विंटर हैड मीन्ट ए बैड हार्वेस्ट, तो अब उसके जो विंटर का मौसम था उसके बाद में जो उनकी जो फसल थी वो भी ख़राब हो गई, बैड हार्वेस्ट। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड की प्राइस बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड इट सिचुएशंस एंड मॉडरेट सप्लाईज, तो मतलब उसको क्या करते थे जो ना बेकर्स जो थे, मतलब ब्रेड उस टाइम चलता था उनके खाने में, तो वो उसकी काला बाजारी भी करते थे। आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, बेकरी के अंदर लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स, तो महिलाएं हैं वो फिर स्टॉर्म करती थी, गुस्सा करता था, भीड़ बढ़ जाती थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी जनता। एट द सेम टाइम, इसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इन टू पेरिस, तो किंग ने जो है वो ऑर्डर दिया था अपनी जो सेना को पेरिस में जाने के लिए। ऑन 14 जुलाई द एगिटेड क्राउड स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल, जो हमने पढ़ा था ना पहले स्टार्टिंग में कि बेस्टिल का जो फोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इन द कंट्री साइड के अंदर रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो दंगाई थे वो बैंड ऑफ ब्रेंट वो वर ऑन देयर वे डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, और जो फसल लगी हुई थी उसको लोग है वो नष्ट कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कोर्ट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, डर फैल गया था चारों तरफ, डर ही डर का माहौल था, हिंसा थी। Peasant in the several districts seized horse and pitchfork of the attack Chatius, तो वहाँ के जो लोग थे वो सब तरह से परेशान थे, तो लोग जो है वो सब जगह मतलब दंगा करने लग गए, हमला करने लग गए, और जो पिच फोर्क थे और अटैक जो थे राजा के जो महल वगैरह थे और जो उस टाइम के ज़मींदार वगैरह उनकी जो रहने की जो नोबल पर्सन रहते थे ना उनकी जगहों पे भी लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। चेटॉक्स का मतलब होता है नोबल पर्सन या किंग का रहने का जो जगह होती है, पैलेस वगैरह वैसे। दे लूटेड हॉर्ड ग्रेन, मतलब उन्होंने फसल जो है उसको बर्बाद करनी शुरू कर दी। ब्रेन डाउन डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको ब्रेंड कर देते, जला दिए। अनकंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मोनेरल ड्यूज, तो जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो जलाने शुरू कर दिए। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, नोबल्स थे वो अपने घरों से छुप गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग नेबरिंग कंट्रीज़, और जो बहुत सारे थे वो दूसरे देशों में भाग गए अपनी जान बचा के। हिंसा है वो उस टाइम काफ़ी फैल गई थी, लोगों की जो बेसिक नीड थी वो रोटी थी और उसके लिए वो दंगा कर रहे थे। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16 finally accorded or recognizes to the National Assembly and accept the principle that his power would from now to be checked by a constitution, तो ये सब चीज़ें देख के उसके बाद में जो नेशनल असेंबली थी उसको एक्सेप्ट किया लुई 16 ने, और फिर उनको बात करने के लिए मतलब उनको बुलाया कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 को, 4 अगस्त की रात को असेंबली पास्ट ए डिक्री बुलाइज के फेड्यूल सिस्टम
ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो इसके लिए उन्होंने जो फेडरल का सिस्टम था वो मान लिया। मेंबर ऑफ क्लेरगी, जो चर्च के जो लोग थे, टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, उनको मतलब जो प्रिविलेज के अधिकार मिले हुए थे ना कि भी जो चर्च के अधिकारी हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये इसके लिए फिर उनको फोर्सली मनाया गया। टाइथ वर एबोलाइज्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय ए चर्च वर कन्फिस्केटेड। तो जो टाइट का जो कर्ज था वो टैक्स था उसको घटाया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड स्टेट वर्थ ऑफ एट 2 बिलियन लिब्रे। तो ये जो है ना उनके कम हो गए ऐसे। ये इधर न्यू वर्ड्स के अंदर देखना आपको। कास्टल चैट्यूस क्या होता है, कैस्टल या राजा के रहने का या कोई नोबल मैन के रहने का घर। और मैनर होता है एन एस्टेट कंसिस्ट ऑफ लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मैनर्स। तो जगह उसको बोला गया मैनर। फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो लोगों ने फिर उस चीज़ को मान लिया। गवर्नमेंट जो राजा था लुई 16, उन्होंने उस चीज़ को मान लिया। असेंबली जो है उसको मान लिया। फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रेंच है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब राजा भी था मोनार्ची और कॉन्स्टिट्यूशन भी वो बनाना पे तैयार हो गए थे। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो जो नेशनल असेंबली थी उसने ड्राफ्टिंग का जो काम था वो 1791 में कर लिया। इट मेन ऑब्जेक्ट वाज ए लिमिट द पावर ऑफ मोनार्ची। तो इसकी मेन जो ऑब्जेक्ट वो है कि जो राजा की जो पावर है उसकी एक लिमिट होगी, मतलब राजा है वो निरंकुश नहीं रहेगा, अत्याचार नहीं करेगा। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेट। जो एक पर्सन के हाथ में जो भी पावर थी उसका सेपरेटेड कर दिया गया एंड असाइंड द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। और अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स बना दिए गए थे जिनमें वो पावर दी गई थी, जैसे कि लेजिस्लेटिव जिसको बोलते हैं व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो 3 जो इंस्टीट्यूशन हमारी गवर्नमेंट में अभी चल रहे हैं ना उसी तरह के 3 है इंस्टीट्यूशन उन्होंने बना दिए। इन तीनों को अलग अलग पावर दे दी गई। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और इससे वो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया, राजतंत्रात्मक संविधान। ठीक है, इस तरह की बात है। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। कि नया जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा, ये इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव होता है, तो नेशनल असेंबली है, इसके अंदर लेजिस्लेटर है और 745 जो है उसके मेंबर थे। इलेक्टर जो वोट करके और इनको चूज़ करके भेजते थे। ठीक है, लोग जो है वो वोट करके, इसके अंदर देखो वोटिंग का सिस्टम भी दिया हुआ है। पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। जो 25 साल से कम उम्र के जो लोग थे ना तो उनको वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो 3 मिलियन जो लोग थे ना वो इसमें पार्ट नहीं कर सकते थे। उसके बाद में ये तो पैसिव सिटीज़न होते हैं। और उसके बाद में एक्टिव सिटीज़न एंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियंस। तो 28 मिलियंस में से 4 मिलियन जो लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार था। अब किस तरह का अधिकार था वो ये है। एक तो इलेक्टर 50,000 मैन, मतलब महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, तो सारे मेल ही मेल थे। उसके बाद में नेशनल असेंबली बन गई, इसके 745 मेंबर बन गए। अब जो है इनको कंट्रोल करते थे किंग और मिनिस्टर को। असेंबली है वो मिनिस्टर को और किंग को कंट्रोल करती थी, लेकिन किंग को वीटो पावर दिया गया था। ये जो राजा है इसको वीटो पावर दिया गया था कि ये जो है इस पर किसी भी तरह से रोक लगा सकता है। और एक है जो जुडिशरी जज, ठीक है, तो वो भी वोटिंग से ही बनाया गया था। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है। Constitutions of 1791 vested the power to make law in the National Assembly, ठीक है, which was indirectly elected।
तो जो लोग थे ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके और फिर उन्होंने इसको बनाया था। दैट इज़ सिटीजन्स वोट फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। इलेक्टर्स के ग्रुप से जो वोट करते थे वो इन टर्न चूज़ ए असेंबली। फिर वो एक असेंबली मतलब सारे वोटर मिलके एक ग्रुप को चूज़ करते, फिर वो ग्रुप है वो असेंबली को चूज़ करता। नॉट ऑल सिटीजन, जो सारे जो सिटीजन हैं उनको हैड टू राइट वोट, सबको वोट का अधिकार नहीं दिया गया। ओनली मेन, केवल पुरुषों को मतलब मेल को जो 25 ईयर एज के थे वो पेड टैक्स, मतलब जो टैक्स चुका रहे थे इक्वल टू एटलीस्ट 3 डे ऑफ ए लेबरर वेज। एक जो भी मज़दूर होता है उसकी 3 दिन की जितनी भी मज़दूरी होती है उतना वो अगर टैक्स चुका रहे थे, 25 ईयर इनकी एज थी, तो वो वोट कर सकते थे। वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीज़न, और उनको एक्टिव सिटीज़न का स्टेटस दिया गया था। दिस इज़ दे वर एंटाइटल टू वोट, और वो वोट कर सकते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स वर क्लास्ड ए पेसिव सिटीज़न, और बाकी जो बचे हुए वो पेसिव सिटीज़न की क्लास में आते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर की क्वालिफाई के लिए एंड देन ए मेंबर ऑफ असेंबली, मतलब ये इलेक्टर जो चुनने वाले हैं ना उनको क्वालिफाई करने वाले थे। ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। तो जो भी टैक्स देते थे ना उनको हायर क्लास में रखा गया था और उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी गई थी। फिगर 8 के अंदर दे रखा है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ला ब्रेबियर इन 1719। एक पिक्चर बनाई गई है राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के लिए कि क्या क्या राइट दिए गए हैं। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट फ्रेंच, द फिगर ऑन द लेफ्ट सिंबॉलिक ऑफ लॉ, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया गया इस घोषणा के साथ में कि जो सारे मैन और सिटीजन हैं उनको राइट्स दिए गए। राइट सच इज़ द राइट्स ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार। अब क्या क्या राइट दिए गए थे ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ लाइफ जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपना पक्ष रखने का अधिकार। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। वर एस्टैब्लिश्ड आर नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स, ठीक है। तो ये राइट्स जो दिए गए थे आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे 1791 में। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, जन्म से ही हर ह्यूमन बीइंग को मिलेंगे। कुड नॉट टेकन अवे, कोई इनको मतलब ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। इट वाज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच स्टेट सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। तो ये जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसको मतलब ये उसकी ड्यूटी है कि वो एवरी सिटीजन्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो जो 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके अंदर लोगों को कुछ है वो राइट्स दिए गए। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो ये इक्वल राइट्स, जो भी जन्म से हर इंसान फ्री है और उसको इक्वल राइट्स मिले गए हैं। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। जो भी व्यक्ति के नेचुरल प्राकृतिक अधिकार हैं या जो उनको मिलने चाहिए उनकी रक्षा करेगा। दीज आर लिबर्टी, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी होती है ना संपन्नता, एंड सिक्योरिटी सुरक्षा, एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशंस। तो ये जो लिबर्टी, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी ये जो है इनकी मेन राइट थे। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशंस, सभी है वो संप्रभुता से रहेंगे। नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल्स। तो किसी एक जो है ना इंडिविजुअल ग्रुप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सभी लोगों पे ध्यान दिया जाएगा। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स। लिबर्टी जो है ना स्वतंत्रता,
इसके अंदर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। द लॉ हैज़ टू बी राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजरियस टू सोसाइटी। कानून जो है वो सोसाइटी से ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। लॉ इज़ एक्सप्रेशंस ऑफ द जनरल विल। जो जनरल विल होती है ना, सामान्य इच्छा के हिसाब से काम करेगा। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। मतलब सभी लोगों को समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। पर्सनली एंड थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का अधिकार है। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर ड्यूटी। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्ट और डिटेन एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ठीक है, तो जो अरेस्ट और एक्यूज्ड का जो है वो मतलब कानून के समक्ष समानता रखी जाएगी। एवरी सिटीजन में स्पीक, हर जो व्यक्ति उसको स्पीक की, राइट की एंड प्रिंट की फ्रीडम है। प्रिंट ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड ऑफ द लॉ। तो जो सारे लोग हैं उनकी जो विकास की जो भी बातें थी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, तो इस तरह की उनको फ्रीडम दी गई थी। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स, फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉमन टैक्स इज़ इंडिस्पेंसिबल। तो जो कॉमन टैक्स है वो पब्लिक से लिया जा सकता था। इट मस्ट बी एबिस्ट इक्वली ओन्ड सिटीजन इन प्रोपोर्शंस ऑफ देयर मीन्स। तो सबको जो है ना उसमें समान पार्ट है। ऐसे नहीं कि जो 25 साल का या जो टैक्स पे करता है उसी को अधिकार होंगे, नहीं, सबको कॉमन अधिकार थे। टैक्स जो है वो पब्लिक के लिए ले सकते थे। सिंस प्रॉपर्टी इज़ ए sacred and inviolable rights, no one may be deprived of it unless it legally established public necessity require it. In case just compensation must be given in advance। तो जो प्रॉपर्टी थी सभी को जो है ना उसके अंदर अधिकार दिया गया था। ऐसे नहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और किसी के पास नहीं होता था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम में देखेंगे।